हेलो दोस्तों, स्वागत है यू कैंपस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर 2 में बात करेंगे टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन में। पहले आप एक बार बैकग्राउंड से रिकॉल करके चीज़ों को शुरू करें और कोरिलेट करके समझने का प्रयास करें। दोस्तों, ये बात आप लोग निश्चित तौर पे जान लीजिए कि ज्योग्राफी है हिस्ट्री और इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर जैसे साहित्य के विषय नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें एक एक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप रट के लिख देंगे, लेकिन जो इसकी बेसिक समझ है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था, हम लोग लिथोस्फीयर पढ़ने लग रहे थे और उसमें हमने आप लोगों को पहले उसके फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया था। हम लोग मूलतः ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। और ओरिजिन ऑफ अर्थ में अगर आप देखें तो हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, उसमें मूलतः दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में अद्वैतवादी परिकल्पना कहते हैं। अद्वैतवादी परिकल्पना का मतलब दोस्तों, ये इस विचारधारा या इस आइडियोलॉजी में जो लोग विश्वास रखेंगे दोस्तों, वो लोग ये मानेंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति जिस पदार्थ या जिस मटेरियल से हुई है, वह सिंगल था। मतलब वह एक ही पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इसमें हम लोगों को दो थ्योरी पढ़नी होती है, एक कांट की थी और एक लाप्लास की। अब की बार आपके सिलेबस में से लाप्लास की रिड्यूस हो गई है, सिर्फ कांट की पढ़नी थी। और कांट में मैंने आपको बता भी दिया था कि कांट की गैसियस हाइपोथेसिस, उन्होंने पहले माना था कि जैसे जो है कि मैटर बिखरे होते हैं, फिर ये कंडेंस होते हैं, फिर ये रोटेट करते हैं, फिर इनकी साइज बढ़ती है और साइज बढ़ के मटेरियल निकल के ग्रह का निर्माण करते हैं। ये चीज़ हमने आपको बता दी थी। आज की इस वीडियो में इसका जो एक दूसरा कंसेप्ट है, जो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, मतलब द्वैतवादी परिकल्पना है। द्वैतवादी परिकल्पना का मतलब ये लोग मानेंगे कि जो पृथ्वी की इस अवधारणा में जो साइंटिस्ट या जो ज्योग्राफर विश्वास रखेंगे, वो लोग मानेंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो दो पदार्थों से हुई है। मतलब जो आदिकाल में, जो एंशियंट टाइम में, जो जिस पदार्थ से पृथ्वी की या हमारे सौरमंडल की, ग्रह की, उपग्रह की उत्पत्ति हुई, वो दो तारे मौजूद थे। मतलब दो पदार्थ पहले मौजूद थे। इस अवधारणा में आपको दो थ्योरी पढ़नी होती है, एक चैम्बरलिन की, एक जेम्स जीन की। आपके लिए फिर अब की बार जेम्स जीन की, अरे चैम्बरलिन की रिड्यूस हो गई है। जो प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन थी, ये आपकी अब की बार रिड्यूस हुई हो गई है और आपको सिर्फ जेम्स और जीन्स की पढ़नी है, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन की। अब इस बात को आप समझिए कि अगर आपके एग्जामिनेशन में टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन आता है कि जेम्स जीन की जारी परिकल्पना की विवेचना कीजिए, तो निश्चित तौर पे आपको पहले बैकग्राउंड से ही चीज़ को उठानी पड़ेगी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में ये जो जेम्स जीन की परिकल्पना है, ये कहाँ से कोरिलेट करती है। ये 2 मिनट लगेगा इतना बनाने में, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट करेगा एग्जामिनेशन के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में मैंने शुरुआत में भी आपको बताई थी। जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में संकल्पना है, इसमें एक मत नहीं है। जैसे जैसे लोगों के नॉलेज डेवलप होते हैं, ये अवधारणा भी और समझने का तरीका ही बदलते जाता है। इसके आगे भी एक जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है थ्योरी है, बिग बैंग की थ्योरी, जिसे जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। वो आपको पढ़नी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे एडवांस्ड और सबसे एक्सेप्टेड वही है। वो आपकी अभी पढ़नी नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो आज हम लोग अब इतना बैकग्राउंड समझने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि जेम्स जीन की जो परिकल्पना है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है दोस्तों, अब ये बात तो आप समझ गए कि ये द्वैतवादी परिकल्पना है, डुअलिस्टिक कंसेप्ट है। मतलब इसमें ये मानेंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, वो दो पदार्थों से हुई है। दो पदार्थों के, उनके कोलिजन, उनके संघट या उनके अट्रैक्शन या कैसे हुआ है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन दो से हुई, ये बात कंफर्म है, क्योंकि ये ड्यूलिस्टिक परिकल्पना में विश्वास रखते हैं, द्वैतवादी परिकल्पना के ज्योग्राफर या साइंटिस्ट हैं। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे जेम्स जीन की जो परिकल्पना है। इसमें देखिए दो जोग्राफर और दो साइंटिस्ट काम करते हैं। पहले तो इस थ्योरी को ब्रिटिश साइंटिस्ट एक हुए जेम्स जीन, जो 1919 में देते हैं। पहले ही पॉइंट आपका होगा कि 1919 में जेम्स जीन ने दिया था। 1919 को आप बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके साथ ही साथ दोस्तों, इस थ्योरी को फिर बाद में मॉडिफिकेशन करते हैं। हेराल्ड जेफरीज नाम के एक जोग्राफर हुए, जो 1929 में इसका संशोधित रूप प्रस्तुत करते हैं। और ये जो थ्योरी है, जैसे आप लोग पहले कांट की पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी गलतियां हम लोग इवेलुएट किए थे कि कैसे वो सारी चीज़ गलत उनकी हुई थी। फिर उसके बाद आप लोग लाप्लास की पढ़ेंगे, उनकी उन पे भी गलतियां होगी। प्लेनेटेजिमल की आप चाहे चैम्बरलिन के पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ गलतियां होंगी। लेकिन ये जो थ्योरी है आपकी टाइडल हाइपोथेसिस, ये उन सब की तुलना में अच्छी है। मतलब उससे बेहतर सुधार किया गया है, गलतियों को सुधारने का प्रयास किया गया है। गलती इसमें भी है, गलती भी लास्ट में देखेंगे, लेकिन आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे।
पहले पार्ट में हम लोग अभी इसकी एक बेसिक बेसिक एजम्पशन के बारे में देखेंगे, बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें देखेंगे। अब उसके बाद इतना लिखने के बाद पहले लिखा ये चीज़, पहले लिखा ये चीज़ लिखने के बाद पहले ये चीज़ लिखा, उसके बाद इसके बारे में लिखा एक दो लाइन इंट्रोडक्शन। अब इनकी कुछ एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं, इन्होंने कुछ चीज़ों को एज्यूम की है अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें पहली ही चीज़ आप लोगों को समझना है कि इन्होंने पहली चीज़ दूसरी बात यह है कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो निश्चिंत रहें, वो चीज़ों को सिर्फ समझ लें। अंग्रेजी में लिखा है लेकिन हर एक वर्ड मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। और आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान होइए, हिंदी माध्यम के सारे नोट्स ए टू जेड क्वेश्चन विद आंसर लिखे लिखे आपके टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोगों को भी प्रोवाइड करवा दूंगा। दिक्कत सिर्फ अंग्रेजी माध्यम वालों को है, तो मैं इस अंग्रेजी माध्यम को स्वरूप से आपको समझाना चाहता हूँ, बस अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, बाकी हर एक चीज़ मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो हिंदी वाले भी नहीं परेशान होंगे, हिंदी वाले को नोट्स टेलीग्राम पे हर हाल में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी लिटरेचर का पड़ जाएगा, बीए पार्ट 1 का पूरा। अगर आप अंग्रेजी में हैं तो आप निश्चित तौर पर ये चीज़ समझ सकते हैं और अपने से बना के लिख के आपको नोट्स खुद से बना सकते हैं। इसके बाद इसमें बेसिक एजम्पशन की बात करें, कुछ इन्होंने और कुछ चीज़ें एज्यूम की थी अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें पहला एजम्पशन आप लोग देखेंगे, द सोलर सिस्टम वाज फार्म्ड बाय द सन एंड अनदर इंट्रूडिंग स्टार। देखिए इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि जो इनकी थ्योरी है, मैंने पहले ही बताया कि ये ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट है, ये ड्यूलिस्टिक आइडियोलॉजी है, ये द्वैतवादी परिकल्पना है। मतलब ये पहले ही आप एज्यूम इन्होंने किया कि एक तो आदि ग्रह है, एक एक जो है प्रिमिटिव सन है, एक आदि सूर्य है, उसके साथ साथ एक इंट्रूडिंग सन स्टार का मतलब दोस्तों एक आदि तारा है। आदि का मतलब उस ब्रह्मांड में बहुत एंशियंट टाइम से, प्राचीन टाइम में एक इंट्रूडिंग स्टार है, एक आदि तारा है। हिंदी में बोलेंगे तो आदि काल का एक आदि तारा है, मतलब बहुत एंशियंट टाइम का, इसका बेसिक बेसिक मतलब यही है। अब इसमें एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये जो सन है एक, और ये जो इंट्रूडिंग स्टार है, जो आदि तारा है, इसका जो आकार है ये सन से कई गुना ज़्यादा है। इस बात को आप कंसेप्ट में दिमाग में बिठाइए। आप चाहें तो तीसरी पॉइंट लिख भी सकते हैं कि द शेप ऑफ इंट्रूडिंग स्टार इज मच ग्रेटर देन प्रिमिटिव सन। ये तीसरी पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये एजम्पशन ही है उनका ये भी। अब दूसरा भी कहते हैं कि दूसरी इनकी एजम्पशन है कि इन द बिगिनिंग द सन वाज द सन वाज ए बिग इनकंडेंस गैसियस मास ऑफ मैटर। ये कह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव सन है इन्होंने एज्यूम किया है, इसमें इनकंडेंस मतलब कंडेंस नहीं है, इनकंडेंस मैटर है इस सन में, ठीक है। और तीसरा इन्होंने एजम्पशन माना है कि द प्रिमिटिव सन वाज स्टेशनरी एंड इट्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। जो प्रिमिटिव ये सन है दोस्तों, ये जो प्रिमिटिव सन है ये स्थिर है और एक अक्ष के सहारे अपने इसे रोटेट कर रहा है। ये मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा इसका एंगुलर मोमेंटम है, तो इस एंगुलर मोमेंटम से ये रोटेट कर रहा है। ये इनकी तीसरी जो एजम्पशन है कि ये स्थिर है और एक एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के थ्रू एक एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और इन्होंने चौथी बात मानी, द इंट्रूडिंग स्टार वाज मूविंग along सच अ पाथ इन सच अ वे दैट वाज डिस्टेंस कम। इसका मतलब समझिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो ये तो अपने एक्स एक्सिस पे है, ये अपने एक्स एक्सिस पे है, लेकिन जो इंट्रूडिंग स्टार है ये इससे शेप में काफ़ी बड़ा है। हम भले ही यहाँ पे दिखाएंगे, हम भले ही यहाँ पे दिखाएंगे छोटा दोस्तों, लेकिन ये है वास्तव में काफ़ी बड़ा। जो ये वाला स्टार है, इसमें आप इस इस फिगर के माध्यम से आप बात को समझिए कि ये कह रहा है कि जो इंट्रूडिंग स्टार है, जो इंट्रूडिंग स्टार है, ये जो है इस पाथ पे रोटेट कर रहा है कि ये इसका जो प्रिमिटिव सन है उसके करीब आ रहा है। देखिए कह रहा है कि द इंट्रूडिंग स्टार वाज मूविंग along सच अ पाथ इन सच अ वे दैट इट वाज डेस्टिन्ड टू कम नियर द प्रिमिटिव सन। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट कि मतलब ये धीरे धीरे सन के नियर आ रहा है, ये इस पाथ पे रोटेट कर रहा है, जो इंट्रूडिंग स्टार है, जो आदि तारा है। अब बात को समझिए। अब यहाँ से आपको समझना है कि देयर वाज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द टाइडल फोर्स एंड द इंट्रूडिंग स्टार ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द प्रिमिटिव सन। ये कह रहा है जब इसके ये करीब आएगा तो इसमें एक आकर्षण बल काम करता है, और आकर्षण बल आप टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल भी जिसे कहते हैं, ये ज्वारीय बल काम करता है।
ये इनका एजम्पशन है। एजम्पशन अब चार्ट में रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। पहले इन्होंने दो दो चीज़ मानी कि पहला एक प्रिमिटिव सन है और एक इंट्रूडिंग स्टार है। जो आदि तारा है उसने उन्हें विशेष नाम दिया। आपको इंट्रूडिंग स्टार ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है जो जेम्स जी ने दिया था। ये पहले पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट ये होगी कि जो सन है वो बिगिनिंग में इनकंडेंस है, मतलब उसमें जो मैटर है वो फैले हुए हैं, वो कंडेंस नहीं है। तीसरी बात है कि जो प्रिमिटिव सन है वो स्थिर है। वो स्थिर है, जो ये प्रिमिटिव सन ये स्थिर है और एक एंगुलर मोमेंटम के थ्रू रोटेट कर रहा है। और चौथी पॉइंट बात करेंगे, जो स्टार है वो ये इस पाथ पे रोटेशन कर रहा है कि ये सूर्य के करीब आता जा रहा है। और पांचवी पॉइंट इसमें ध्यान देंगे कि जो ये सूर्य है और जो स्टार है इसमें एक अट्रैक्शन बल काम करता है, जिसे टाइडल फोर्स कहते हैं। अब इस बात की एजम्पशन के बाद इसका मेन हाइपोथेसिस क्या है। मेन हाइपोथेसिस एक एक पॉइंट ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट है, यही असली चीज़ है। ये एजम्पशन तो आप लोग लिख भी लेंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए समझना ये है दोस्तों कि ये आपका प्रिमिटिव सन है और ये अपने कुछ इस एक्सिस के सहारे ओमेगा एंगुलर मोमेंटम से रोटेट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सन इन्होंने एज्यूम किया है, जो ये इंट्रूडिंग स्टार है, ये शेप में है काफ़ी बड़ा, लेकिन मैं इस फिगर में छोटा दिखाया हूँ। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि इज द इंट्रूडिंग स्टार इज इन शेप मच मोर देन प्रिमिटिव स्टार बट शोन इन फिगर इज स्मॉल। ठीक है ना, ये चीज़ लिख सकते हैं आप, उसे टीचर समझ जाएगा। अब उसके बाद ये बात है कि ये जैसे जैसे इसके करीब आएगा दोस्तों, ये देखिए धीरे धीरे इसके करीब आ रहा है। ये जैसे जैसे इसके करीब आएगा, इस सन जो प्रिमिटिव सन है और जो इंट्रूडिंग स्टार है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अट्रैक्शन फोर्स काम करने के नाते इनमें के जो मैटर हैं, जो इनकंडेंस मैटर हैं, वो बाहर आएंगे। और ये जैसे जैसे इसके करीब आएगा, जैसे जैसे दोस्तों इसके करीब आएगा, इसका आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। और फिर जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा, इसका आकर्षण बल कम होता जाएगा। तो इस जो प्रिमिटिव सन में से जो मैटर इजेक्ट होंगे, जो मैटर निकलेंगे, वो कम होंगे। यहाँ पे जैसे करीब आएगा तो यहाँ से निकलने वाला मैटर भी ज़्यादा होगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है आपके अपने सोलर सिस्टम समझने के बारे में। अभी आप लोग और डिटेल में समझेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। बहुत आराम आराम से दिमाग पे जोर देना है हल्का सा कि ये शेप में बड़ा है। और ये जैसे जैसे इसके करीब आ रहा है, ऐसे ऐसे इसमें अट्रैक्शन बल काम कर रहा है। आप इसको इस तरह से समझिए भाई कि देखिए दो एंगुलर शेप की बॉडीज हैं, ये इसके करीब आ रही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अट्रैक्शन फल जब ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो मैटर निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। अब ये ऐसे आ रहा है, ये देखिए एंगुलर शेप की बॉडी है। यहाँ पे कोई आया तो पहले तो यहाँ से दूरी जब रहेगी तो यहाँ से कम मैटर निकलेगा, लेकिन जब इसके करीब आएगा दोस्तों तो यहाँ पे मैटर ज़्यादा निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना। अब फिर जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है, फिर मैटर कम निकल रहा है। आप ये बात अगर आप देखें और समझें कि आपके जो सौर मंडल की संरचना है, अगर आप ऐसे देखें तो इसमें सबकी शेप एक जैसी थोड़ी ना है। बृहस्पति की सबसे बड़ी है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। बुध सबसे छोटा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे जाके जुपिटर और यूरेनस भी छोटे होते जाते हैं। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे जब ये स्टार आया तो यहाँ से मैटर ज़्यादा निकले। और पहले बुध बना, फिर शुक्र बना, फिर बृहस्पति बना, पृथ्वी बनी, और फिर ऐसे ऐसे आके बृहस्पति बना दोस्तों। मतलब ये इसका एग्जैक्ट कारण है जो बृहस्पति का आकार बढ़ा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये थ्योरी कितनी एक्यूरेट होती जा रही है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इतना बात आप समझ गए ना कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। अब इसमें आपको देखिए समझना है और लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको ये भी बात जान लेनी है दोस्तों, आपको ये भी बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ड्यू टू मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो एक्सप्लेन की गई है थ्योरी, इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि ड्यू टू मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द इंट्रूडिंग स्टार, ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर वाज इजेक्टेड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन विच लेटर ऑन बिकम द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द फ्यूचर प्लेनेट। ये कह रहा है कि जितने मैटर इजेक्ट हुए वही बाद में चल के ग्रह बनते हैं। इसके लिए आप एक भी ये भी चीज़, ये बात, ये साइंटिफिक तौर पे भी प्रूफ है कि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, ये बात अब आप समझ गए। जैसे जैसे करीब आता गया वैसे वैसे जो इजेक्टेड मैटर इजेक्ट हुए फ्रॉम द प्रिमिटिव सन से, वो बढ़ते गए, मतलब वहाँ से ज़्यादा निकले और वही बाद में चल के प्लेनेट प्लेनेट या ग्रह बने हुए हैं। इसमें एक चीज़ आप लोग ये भी समझिए कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ है, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह भी अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपने कक्षा 9वीं में या 10वीं में भी पढ़ा होगा कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स
एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज जो जो मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी है वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जो अट्रैक्ट करती है उसमें जो जिस अट्रैक्शन बल से अट्रैक्ट करती है वो बल दोस्तों प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास, उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसका मास जितना ज़्यादा होगा, उसकी शेप जितनी ज़्यादा होगी, उसका मास जितना ज़्यादा होगा, उसका जो बल लगेगा, जो अट्रैक्शन का बल होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, ये बात भी ये इस बात से भी प्रूफ है कि जो ये दूसरा बल होता है दोस्तों, ये एक और फैक्टर पे इम्पैक्ट करता है जो डायरेक्टली इम्प्रपोर्शनल होता है उसकी दूरी की स्क्वायर की। तो अभी तो आप लोग ये बतिया सीखिए दोस्तों, ये जैसे जैसे इसके पास आएगा, जैसे जैसे इसके पास आएगा, इसकी दूरी कम होगी, और जब इसकी दूरी कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, डायरेक्टली इम्प्रपोर्शनल। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे डायरेक्टली इम्प्रपोर्शनल का मतलब क्या है, विद्युत क्रमानुपाती का मतलब ये है दोस्तों, ये जैसे जैसे इसके पास आएगा ये दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो इसके स्क्वायर की इम्प्रपोर्शनल होता है। मतलब जितना ये दूरी कम होगी ये बल उतना ज़्यादा लगेगा, एक शब्द में बोले तो ये दूरी जितने कम होगी बल उतना ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड इम्प्रपोर्शनल रिलेशनशिप, आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, बहुत बार ये यूज होता है। अब लगता है मुझे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ये स्टार आया करीब, इसका वेट है ज़्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस हुई कम, फोर्स लगेगा ज़्यादा, तो यहाँ पे जो मैटर इजेक्ट होगा दोस्तों वो ज़्यादा होगा। ये देखिए जो एक्चुअल शेप आज आपकी बनती है, यहाँ पे पहले आएगा, दूरी ज़्यादा है, बल कम लगेगा, तो यहाँ पे बुध की संरचना देखिए, मरकरी की संरचना कैसे बनती है, आप लोग देखिए कितना छोटा है बुध, बुध सबसे छोटा है। फिर यहाँ से थोड़ा और करीब आया, थोड़ा बल और ज़्यादा लगा, यहाँ से बना बुध के बाद शुक्र बना, थोड़ा और ज़्यादा लगा तो पृथ्वी बनी। अब यहाँ पे सेंटर में आया, दूरी सबसे कम हुई तो बल सबसे ज़्यादा लगा, तो यहाँ पे आपको बृहस्पति बना। ये एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है इसका स्ट्रक्चरल स्वरूप का। आप लोग बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये समझ के, आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं और फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बड़ी मेहनत लग रही है बनाने में, मैं कैसे बना रहा हूँ ये वीडियो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बस आप लोगों की समस्या की वजह से, नहीं तो मैं कभी नहीं बनाता वीडियो, क्योंकि मेरा भी एग्जामिनेशन लगे हुए हैं साथ साथ। लेकिन मैं अब संडे को ही कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 वीडियो बना के आपको शेड्यूल कर दूँगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको ये चीज़ जब समझ गए, तो अब आप ये चीज़ बिल्कुल समझ गए, यही इनकी मेन एक्चुअल में इनकी एजम्पशन और इनकी मेन हाइपोथेसिस है इस थ्योरी की। ये बन गए आपके प्लेनेट, और यही बाद में सो के आपके ग्रह का निर्माण कर लेंगे, और इसी में एक पृथ्वी होगी। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इसके बाद की जो बात आती है कि इसका इवेलुएशन, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। देखिए, अगर आप लोग ये थ्योरी समझ गए तो आप लोग मूल्यांकन अपने आप से कर ले जाएंगे, मूल्यांकन के लिए आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।